हेलो डियर स्टूडेंट, आवाज आ रही मेरी? सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि आज आपकी जो क्लास है वो है यहाँ पर जीटीडी क्लास है ना, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आवाज आ रही सभी को? आवाज सभी को आ रही है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम यस हुई सर। थी, बीच में आवाज कट गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम जैसे कि देखे लास्ट क्लास में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, और इसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल से इनको समझने की कोशिश की है, और मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया, आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा उसको, है ना। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि कल नहीं ऐड हुए रहे होंगे, तो वो भी ऐड हुए, तो मैं फिर से थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद हम चीज़ों को आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इनके नाम से ही बता रहा है, नाम में ही छुपा हुआ है कि इसका तात्पर्य क्या होता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? जो कई परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनका हम यूज परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं, मतलब कई सैकड़ा हजारों सालों पहले से जिनका उपयोग हम करते आ रहे हैं, वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो हम उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है, जो हजारों सालों पहले से जिनका उपयोग किया चलता आ रहा है, ठीक है। और परंपरागत स्रोत वे स्रोत मतलब इसको हम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जानते हैं, ऐसे स्रोत जो मतलब खत्म होने के कगार पे हैं, ठीक है। तो यदि हम परंपरागत स्रोत की बात करें तो क्या है? जैसे लकड़ी है, कोयला है, और पेट्रोल है, जो भी आपके क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में जितना भी पेट्रोलियम है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, तो ये आपके फॉसिल फ्यूल हैं, ये भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, वो कन्वेंशनल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये खत्म होने के कगार पे हैं, इनका जो भंडारण है, स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी है, लिमिटेड है, ठीक है। आने वाले सैकड़ों सालों में, 100-200 सालों में इनका मतलब ये जो स्टोरेज है ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्सेज में इन चीजों का उपयोग हो रहा है, इसमें एक एक्सेप्शनल है, एक अपवाद है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये भी कई हजारों सालों मतलब सैकड़ा सालों पहले से इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये ऐसा सोर्स है जो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो खत्म होने के कगार पे हैं, ठीक है, सीमित है, जिनके संसाधन सीमित है, जिनका स्टोरेज सीमित है, ठीक है। तो ये ऊर्जा के इनको हम अनवीकरणीय स्रोत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनको हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को छोड़कर, ठीक है, तो ये सीमित है, इनका भंडारण हमारे पास सीमित है, इनका एक बार उपयोग करने के बाद में इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऐसे होते हैं जो जिनका उपयोग अभी कुछ सालों में ही उपयोग किया जाने लगा है, जिनका उपयोग हम सैकड़ा हजारों सालों पहले से नहीं कर रहे थे, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं थे, आज से 100-200-400 साल पहले हम जिसके बारे में अवेयर नहीं थे, उसको अब हम उपयोग कर रहे हैं। तो वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, जो हमारी परंपरागत रूप से जिनका उपयोग नहीं हो रहा था, ठीक है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे स्रोत को हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत बोलते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्हीं को हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत। जैसे इसका फॉर एग्जांपल यदि हम इसको देखें तो क्या क्या स्रोत होते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी? क्या क्या होता है? जैसे टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो सोर्सेस हैं, हाइड्रोजन एनर्जी,
ठीक है। तो ये जो जितने भी प्रकार की ये सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब इसके तात्पर्य है कि ऐसे संसाधन हैं, ऐसे सोर्सेस हैं जिनका आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अनलिमिटेड हैं, आप जितना भी उपयोग करेंगे ये खत्म होने वाले नहीं है। विंड कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी सोलर जो आपका सोलर एनर्जी है, जो आपका सनलाइट है, वो नहीं खत्म हो सकती। यदि वही खत्म तो ब्रह्मांड ही खत्म है ना। तो इसका हम लगातार इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इनके उपयोग को इनकी कैपेसिटी को लगातार आप बढ़ाते चले जाएंगे। ये क्लीन है, ये किसी प्रकार के इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी नहीं डालते हैं। ठीक है, इनका उपयोग थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये आती है, इसका ड्रॉबैक ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, कि इसमें स्किल्ड की कमी है, लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कौशल की कमी है। और दूसरी बात, इनका जो इनिशियल कॉस्ट आता है, जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनका उपयोग भी आपको करना है, तो आपका जो कॉस्ट आता है, इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक कॉस्ट जो आता है, प्रारंभिक लागत, ये बहुत अधिक होती है। ठीक है, प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। फिर यदि ये प्रॉपर यदि आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर ये आपको इसमें कोई भी पे, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें सोलर एनर्जी का, यदि आपने एक बार इसका सोलर सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया है, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है या रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यदि आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया है तो इसमें कोई भी बार बार कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप बार बार कॉस्ट देकर एमपीबी को, इलेक्ट्रिसिटी जितना भी उपयोग करते हो उसका आपको कॉस्ट देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा। लेकिन इनिशियल कॉस्ट बहुत अधिक होती है। यदि आप इनको इंस्टॉल करोगे तो एक पैनल जो कि आपको घरों में जितनी बिजली सकता है, उसको एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 42,000 प्लस 8,000 मीटर, मतलब 6,000 मीटर, मतलब 48,000 के आसपास खर्चा आता है। ठीक है, के पास इसका खर्च आता है यदि सोलर पैनल आप अपने घर में बैठाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो और इसको आप लगातार इसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी होगा, उसकी लॉन्ग लाइफ जो होती है वो एक लिमिटेड लाइफ होती है। जैसे कि अगर पैनल की बात की जाए तो एक लिमिटेड पैनल मतलब एक लाइफ होती है, लाइफ के साथ फिर उनका जो पावर है, कैपेसिटी है, वो डिक्रीज होने लगती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है, तो हमें फिर उनको चेंज करना होता है। तो इस कारण से थोड़ा सा ये इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट आती है ये बहुत अधिक आती है। इस कारण से बहुत तेजी से ये व्यापक रूप से फैल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस या नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास कोल का स्टोरेज है वो लिमिटेड है। अब मैक्सिमम इंडिया में या पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो मैक्सिमम कोल का ही उपयोग करके एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। मोस्टली थर्मल पावर प्लांट का ही उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, पूरे विश्व भर में। तो इस कारण से अभी इनका स्टोरेज एक लिमिटेड स्टोरेज है। हम लगातार खुदाई कर करके उनका दोहन कर रहे हैं, लगातार वो दोहन हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं, पेट्रोलियम खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं। तो इस कारण से हम कुछ नए नए तकनीकियों को डेवलप कर रहे हैं, नई नई तकनीकियां आ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए कई अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी आप लोग सुने होंगे, यदि आप लोग न्यूज में देखते होंगे या जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो जो आपका खंडवा है, ओमकारेश्वर में डैम है जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, तो उसमें फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर पैनल का इंस्टॉल किया जा रहा है जो पानी के ऊपर तैरते रहेंगी प्लेटें। मतलब क्या होता है कि सोलर पैनल बैठाने के लिए हमको बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता होती है। ये हमारे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, जो कि आप इसको आसानी से, मतलब इसको एक बार इंस्टॉल करने के बाद में आप आसानी से इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। ठीक है, तो फ्लोटिंग में मतलब इसमें क्या होता है कि सोलर पैनल के लिए एक बहुत बड़ा एरिया की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऐसी स्कीम बनाई गई कि जहां पर वाटर भरा हुआ है, डैम बने हुए हैं, नदियां हैं, तो वहां पर उन नदियों में या डैम में हम फ्लोटिंग टाइप के सोलर पैनल को बैठा दें, ताकि वो, अब पानी का ऊपर का एरिया तो कहीं यूज आता नहीं है कि उसके ऊपर कोई घर तो बनाता नहीं है, उसके ऊपर रोड तो बनती नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रकार का काम होता नहीं है। वो जो एरिया होता है वो पानी के लिए ही रहता है। तो उसी वाटर, जहाँ पर वाटर भरा हुआ होता है, वहां पर हम फ्लोटिंग टाइप का पैनल बैठाकर उस एरिया को भी हम कवर कर रहे हैं, उस एरिया का भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शॉर्टेज हमें एरिया का शॉर्टेज है, हम ऐसी जगहों पे जो एरिया हमको यूज नहीं हो रहा है, हम उसका भी उपयोग करके वहां पर पैनल्स को बैठाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार कुछ ऐसी ऐसी स्कीम यहाँ पर लाई जा रही है, ऐसे ऐसे तकनीकी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जिससे हम
कम एरिया में या जो यूजलेस एरिया है उसका भी उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कई तरह से प्रयासरत हैं, कई तरह से हम नए नए टेक्नोलॉजी को खोज रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो ओमकारेश्वर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर आता है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर नर्मदा नदी निकली हुई है, उसमें एक डैम बना हुआ है। ठीक है, ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है, या उसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, उस डैम को नाम जाना जाता है। तो वहां पर जो सोलर पैनल को फ्लोटिंग टाइप सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। अभी आप लोग कुछ समय पहले न्यूज में देखा होगा, अभी जून जुलाई के महीने में, जून वगैरह में मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किए हैं रीवा में। रीवा में भी एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनका लगातार उपयोग किया जा रहा है, उनको कई अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो मैंने बताया आपको कि जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 10 जुलाई 2020 को उन्होंने मेगा मतलब आपको 750 मेगावाट का रीवा सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है, 750 के करीब दो, मतलब ये 1500 हेक्टेयर की जो भूमि है, 1500 हेक्टेयर की भूमि में ये इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बहुत ज्यादा मतलब अभी टारगेट किया जा रहा है और उनको ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल किया जा रहा है। उसका कारण यही है कि जो हमारे असीमित साधन है उनका हम उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है उसको हम इस तरह से के संसाधनों का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। ठीक है, तो इसका मेन तात्पर्य ये है कि देखो क्या होता है कि हमें दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की। जब दिन प्रतिदिन ये क्यों बढ़ रही है? पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, पॉपुलेशन यदि बढ़ेगी, घर नए नए बनेंगे, घर बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा, इस तरह से चीजें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो उसके साथ साथ में हमें अपनी या उन सभी के सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी उपभोग डेली दिन प्रतिदिन उनका कंजप्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर उनका कंजप्शन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको दिन प्रतिदिन उसके अकॉर्डिंग हमको आपके जो भी एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम मान लो यदि पहले हम मान लीजिए 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, उसमें आपूर्ति कर रहे थे, लेकिन अब 10 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ गई है, नए नए घर बन गए हैं, मोहल्ले बढ़ गए हैं, शहर बढ़ गया है, तो क्या अब 10 मेगावाट से क्या आप चल पाएगा? काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको फिर से एक नई यूनिट बैठाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा और फिर सप्लाई करना होगा। ठीक है, नहीं लोड बढ़ जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर वही लोड में आप बहुत ज्यादा लोड कनेक्ट कर रहे हो और आपके पास प्रोडक्शन बहुत कम है तो सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक है, या फिर घर में सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि नया आपको थर्मल पावर प्लांट बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो नया थर्मल पावर प्लांट बैठाओगे तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारे जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उनका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि हमारे फॉसिल फ्यूल खत्म आने वाले यदि 100-200 सालों में खत्म होने वाले हैं। तो यदि लगातार इसी तरह हम यूनिट को बढ़ाते चले जाएंगे, प्रोडक्शन यदि लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे, नए नए यूनिट को बैठाते जाएंगे जो पावर प्लांट है, और अलग प्रोडक्शन करते चले जाएंगे, तो आने वाले 200 साल में खत्म होने वाला था, तो आने वाले 50 साल में ही खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करें कि जो यूनिट अभी इंस्टॉल्ड है, जो वर्किंग में है, ठीक है, उनको वर्किंग में रहने दीजिए, लेकिन नई यूनिट ना बैठने पाए उसके लिए हमें आपको प्रयासरत होना होगा कि मतलब जो भी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को खोजना होगा और उनको हमें इंस्टॉल करना होगा, उनके माध्यम से हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना होगा। ठीक है, जिससे हम कोई भी नई यूनिट, कोई भी नया जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, जो कोल का कंजप्शन करके, कोल कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, उसको हम आगे जो नई यूनिट मतलब नई यूनिट की आवश्यकता है वो हम बैठने से उनको रोक सकते हैं कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसका मेन यही मकसद है कि मतलब हमको इन जो भी हमारे नए नए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उनका हम उपयोग करें, उनकी टेक्नोलॉजी को सीखें और उनको हम किस तरह से इंस्टॉल करें, किस तरह से उनका कॉस्ट, मतलब सारी चीजें ओवरऑल सारी चीजों की स्टडी करके हम चीजों को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो ये आपका था जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, या इसको हम बोलें कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसका ये ओवरऑल ओवरव्यू था, जिसको आपको यही सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को इतनी चीजें? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब बात आती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसे कि अलग अलग पावर प्लांट्स हैं, सोलर पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, टाइडल पावर प्लांट हो, विंड पावर प्लांट हो। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। एक्चुअली यदि बात करें बेटा, तो बोला जाता है ना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो एक्चुअल में जनरेशन नहीं होता कि मतलब कोई बोले कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कहीं से हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में हम कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमने सोलर पैनल का उपयोग करके सोलर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मात्र हमने कन्वर्ट किया है, प्रोडक्शन नहीं किया है। ठीक है, जैसे हमारे पास हीट एनर्जी है, ठीक है, तो उसको हमने इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी मैकेनिकल एनर्जी है, उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि टरबाइन होती है, बॉयलर होता है, बॉयलर में वाटर भरा होता है, वाटर को हम कोयला को जलाकर वाटर को गर्म करते हैं और उससे स्टीम पैदा करते हैं, और उस स्टीम को एक गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्रदान करते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम अप्लाई करते हैं टरबाइन में। टरबाइन को वो रोटेट करता है। जब टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन का जो गियर है वो कनेक्टेड होता है आपके जनरेटर से, तो जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर में क्या होता है, अब ये मैकेनिकल एनर्जी आपको जनरेटर तक पहुंचा दिया, और उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन होता है पूरा। हम थर्मल पावर प्लांट जब स्टडी करेंगे तो हम पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। हम उन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसका क्या फंक्शन है और कहाँ पर क्या फ्लो कर रहे हैं, किस तरह से फ्लो कर रहे हैं, क्या उसमें और चेंजेस कर रहे हैं जो स्टीम है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिस मशीन के द्वारा हम यदि जनरेट करते हैं उसको जनरेटर कहते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जनरेट हम एक्चुअली नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्राइम मूवर होता है। ठीक है, मतलब जहां से हम मैकेनिकल एनर्जी को लेते हैं उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मूवर, मान लीजिए कोई मोटर है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, या मान लीजिए कोई टरबाइन है, तो टरबाइन एज अ प्राइम मूवर उसको बोलेंगे। टरबाइन क्या है, प्राइम मूवर है। ठीक है, अब टरबाइन को हम रोटेट कर रहे हैं, और बेल्ट के माध्यम से टरबाइन से क्या कनेक्टेड होता है बेटा, बेल्ट के माध्यम से हमारा जो जनरेटर है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी प्राइम मूवर से लेकर हम जनरेटर में देते हैं, जनरेटर को रोटेट करवाते हैं, जो भी हमारा उसका रोटर या आर्मेचर होता है उसको रोटेट करते हैं, और इस प्रकार से वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारा प्राइम मूवर होता है उसको हम कई प्रकार से चला सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके। ठीक है, जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर या टरबाइन आप बोल सकते हो, या कोई भी प्राइम मूवर। ठीक है, प्रथम चालक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके, सोलर एनर्जी का उपयोग किया, जो भी उसके रेडिएशन आते हैं उस रेडिएशन का उपयोग करके लेंसों के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है उनके रेडिएशन को। और अब क्या करते हैं हम कि उन लेंसों को फोकस करते हैं वाटर में। ठीक है, जो कि बॉयलर में भरा हुआ होता है। जब आप सोलर रेडिएशन को एकत्रित करके लेंस के माध्यम से फोकस करोगे तो वाटर बहुत तेजी से गर्म होता है, जिसके कारण स्टीम बनती है, और उस स्टीम को हम टरबाइन में फ्लो करते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से पावर का उपयोग करके, जो हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है उसका उपयोग करके हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमने सोलर एनर्जी को उपयोग करके हमने स्टीम को जनरेट किया, और स्टीम को हम टरबाइन
को घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टरबाइन क्या हमारा ये प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर को एनर्जी हमने कहाँ से दिया, सोलर एनर्जी का उपयोग करके हमने वाटर को स्टीम में बनाया और इस स्टीम को हमने गतिज ऊर्जा प्रदान किया, काइनेटिक एनर्जी प्रदान किया और उसके बाद में हमने टरबाइन में अप्लाई कर दिया, जो कि हमारा प्राइम मूवर है। और टरबाइन जो कनेक्टेड होता है किससे, हमारे जनरेटर से कपल्ड होता है। तो इस प्रकार से जनरेटर को रोटेट करेगा, जनरेटर को घुमाएगा और जनरेटर घूमेगा। जनरेटर को घुमाने पर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, आप सभी लोग जानते होंगे फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पे हमारे जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। और वहां पर उसके कंडक्टर में, आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हीट एनर्जी को हमने पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसी प्रकार से हम विंड का उपयोग करते हैं, जो एयर है, एयर का उपयोग करते हैं। और एयर, जैसे एयर की अलग अलग स्पीड होती है अलग अलग जगहों पर, ठीक है, तो वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं ज्यादातर जहां पर हमें एक सही दिशा में एयर चल रही होती है, हवा चल रही होती है। हम वहां पर ऐसे पहाड़ी इलाकों में या ऐसे जगहों पे लगाया जाता है जहां हमें 12 महीना एयर मिलती रहती है, हवा चलती रहती है, वहां पर हम ऐसे सिस्टम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो एयर है, काइनेटिक एनर्जी, एयर की काइनेटिक एनर्जी को हम टरबाइन में अप्लाई कर देते हैं, टरबाइन को रोटेट किया जाता है और टरबाइन को बेल्ट के माध्यम से हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम टरबाइन के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को किसको प्रदान करते हैं, जनरेटर को, ठीक है। और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो दो कारण हमने बता दिया कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, एक तो सोलर एनर्जी को उपयोग करके, सोलर जो सनलाइट है उसको उपयोग करके, ठीक है। फिर दूसरा हमने एयर, ठीक है, उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बोलेंगे फ्यूल का उपयोग करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। फ्यूल का उपयोग करके हम फ्यूल को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं। फ्यूल कई प्रकार से हो सकता है कि जो फ्यूल है आपका ईंधन है वो ठोस है, द्रव है या गैस है। हम इन तीनों का किसी भी को उपयोग करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि यदि ठोस की बात की जाए तो जो ठोस फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है, वो हमारा कोयला है। कोयला को हम जलाते हैं और बॉयलर को गर्म करने के लिए बॉयलर में भरे पानी को गर्म करते हैं और उससे स्टीम तैयार करते हैं। फिर स्टीम को हम क्या करते हैं कि सप्लाई कर देते हैं टरबाइन में। तो इस प्रकार से टरबाइन आपका प्राइम मूवर हो गया। टरबाइन को हम रोटेट करते हैं और हमें यहाँ पर मैकेनिकल पावर मिलती है, जो कि जनरेटर में अप्लाई करते हैं उस मैकेनिकल पावर को, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमको वहां से मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, वाटर, ठीक है। वाटर का उपयोग करके, जैसे हाइडल पावर प्लांट आपने देखा होगा, हाइडल पावर प्लांट जल विद्युत केंद्र जिसको बोला जाता है, तो वहां पर वाटर का उपयोग करके, पानी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। वाटर को हम सबसे पहले हेड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां से उस हेड से ऊपर से पानी वाटर को गिराया जाता है टरबाइन में। टरबाइन वाटर में गतिज ऊर्जा होती है, जब हम ऊपर से गिराते हैं तो वो गतिज ऊर्जा टरबाइन में एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, मतलब उसमें रोटेशन जनरेट करती है। उस रोटेशन को हम आर्मेचर में, मतलब उसमें जनरेटर के आर्मेचर में अप्लाई कर देते हैं, जनरेटर में अप्लाई कर देते हैं, तो उसको वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में ये आपको देखने को मिलेगा। जहाँ डैम वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वहां पर ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यदि हम जबलपुर की बात करें, जबलपुर में आपका बरगी डैम है, वहां पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो आपका बरगी डैम है वहां पर लगाया गया है। वहां से 105 मेगावाट, मतलब 105 मेगावाट की यूनिट लगी हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। आप सारणी चले जाएंगे, वहां पर भी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मिल जाएगा, थर्मल पावर प्लांट मिल जाएगा। जो अपने एमपी में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो सिंगरौली बैडन में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग पावर प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, जो यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम का उपयोग करके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के पावर स्टेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो
जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं तो उसमें यूरेनियम है, यूरेनियम 235 या यूरेनियम अलग अलग इसमें इसका ग्रेड होता है, उसका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के इसमें भी थर्मल पावर मतलब जो यूरेनियम का उपयोग करके हम हीट पैदा करते हैं और उस हीट का स्टीम बनाने में हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से उस स्टीम को टरबाइन में फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जैसे यूरेनियम U-235, थोरियम 232, प्लूटोनियम Pu-239 के जो एटम्स को तोड़कर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार टरबाइन से जो भी कपल्ड जनरेटर होता है उसमें हम अप्लाई करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, इस प्रकार से स्टेशन जो होते हैं ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके मतलब जहाँ पर हम यूरेनियम है या थोरियम है या एटॉमिक एटम्स वगैरह परमाणु वगैरह इनके परमाणु का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ऐसे जो पावर स्टेशन होते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप इस प्रकार से फ्यूल्स का इस्तेमाल करोगे तो ये ऐसे जो आपके पावर प्लांट्स हैं वो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर आपका एटॉमिक पावर स्टेशन कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम थर्मल या स्टीम पावर प्लांट की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हम कोयले का ईंधन के रूप में हम उपयोग करके उसका दोहन करते हैं, उसको जलाते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर हीट पैदा होती है और उसका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के मतलब टरबाइन का उपयोग करके हम टरबाइन को घुमाकर उस टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल अलग अलग प्रकार के जो पावर स्टेशन हैं, ये अलग अलग प्रकार के पावर स्टेशन होते हैं जिनका उपयोग करके हम टरबाइन को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है। अब क्योंकि दूसरी क्लास भी है मेरी, है ना, आपको अटेंडेंस यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर आपको अटेंडेंस में अवेलेबल करवाऊँ या फिर आप गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस सबमिट करेंगे, जल्दी बताइए। सर गूगल क्लासरूम पे दे दीजिए। सर यहाँ भी कर सकते हैं। सभी लोग भर देते होंगे ना, आई थिंक यहीं पर दे देता हूँ। जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो क्लास को अटेंड कर रहा है बेटा वही अटेंडेंस दे ना, फालतू नहीं तो वहाँ पर गूगल क्लासरूम में दो तो सभी लोग सबमिट कर देते होंगे, कोई भी क्लास में आए या नहीं आए, वो अटेंडेंस तो मिल ही रही है। जी सर। है ना, तो मैं वेट करो, आपको यही चैट बॉक्स में अभी मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करो और यहीं से आप सभी लोग अटेंडेंस सबमिट कर दो। मैं गूगल क्लासरूम में आपको अटेंडेंस नहीं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, यस सर। कोई भी क्लास को लीव नहीं करेगा, 1 मिनट के अंदर आपको अटेंडेंस की लिंक मिल जाएगी, सभी लोग अटेंडेंस फिल करेंगे बेटा और उसके बाद में यहाँ से क्लास आप लीव कर सकते हैं। और सर क्लास का मटेरियल मैं है सर। गूगल क्लासरूम में आज का मटेरियल डाल दूंगा। ठीक है, आज का ओके जो भी सर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया चीजों को उसका मटेरियल आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में, मैं अपलोड कर दूंगा, पर अटेंडेंस लिंक नहीं करूंगा वहां पर, है ना। सर आपके पास नेटवर्क प्रॉपर नहीं है सर, आवाज बहुत ज्यादा कट जाती है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही थी क्या? यस सर, थोड़ी कटती हुई आ रही है। नो सर। बेटा हो सकता तुम्हारे यहाँ का नहीं हो, मेरा कॉलेज का नेटवर्क है बहुत अच्छा बेटा, ये तो अभी कॉलेज कट का रही नेटवर्क है है बहुत। पहले भी कट रही थी क्या? नो सर, पहले नहीं कट रही थी सर, अभी हो रहा है। नो सर, अभी कट रही है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। सभी लोग देखेंगे, अभी आपको
यहाँ पर मिल जाएगा अटेंडेंस लिंक। देखिए आ गया होगा अटेंडेंस लिंक। आ गया। सभी लोग फटाफट अटेंडेंस सबमिट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ सभी लोग सबमिट कर दीजिए। Yes, sir. अटेंडेंस। हाँ और बेटा एक बार ही सबमिट करना है ना, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स ओपन करके रखा हूँ। आप जितने बार करोगे उतने बार सबमिट हो जाएगी। बार बार आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सक्सेसफुली दिखा देता है तो आपको बिल्कुल बार बार सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्योंकि मैं Yes, एक ही फॉर्म बनाया हूँ, उसी में आपकी लगातार अटेंडेंस होती जाएगी। मैं उसका प्रिंट आउट लेते रहता हूँ लगातार, है ना।